गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग अनिशा, गुड इवनिंग हर्ष। वेरी गुड इवनिंग ध्रुव। गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग वर्षदीप, गुड इवनिंग अनमोल, गुड इवनिंग भव्या, वेरी गुड इवनिंग बेटा। सर आपकी आवाज कम आ रही है। ये आवाज कम इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बोल ही थोड़ा रहा हूँ। अभी बोलना शुरू करेंगे, सारी ताकत गुड इवनिंग बोलने में थोड़ी लगाएंगे। ओके, तो चलिए फिर अपने बात शुरू करते हैं। देखिए क्या है, जो कल अपने कर रहे थे वहीं से जो है अपने बात शुरू करेंगे। बात शुरू करेंगे। आवाज अपनी इसमें बंद कर लीजिए बेटे। ओके, तो आई होप सब आ गए। तो लेट्स स्टार्ट। जो कल हमने किया था उसी से आगे अपने बात करेंगे। रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे हम, है ना। और जो है हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बनाते हैं अपने। सौरभ सेठिया, ये काम नहीं कीजिए, मना किया था आपको कल। सौरभ नहीं कीजिए आप ये काम, से निकाल। सर गलती से हो गया, मैं तो कल था ही नहीं क्लास में। कोई बात नहीं, अभी तो आपने किया ना, इसको मत कीजिए। अभी मैंने करा, गलती से हो गया। हाँ, इसको हटाइए, हटाइए, नहीं तो क्लास से बाहर हो जाइए। ओके, तो अब देखिए क्या है, इसको बैक कीजिए और बंद कीजिए इसको। ओके, तो अब देखिए क्या है कि इसमें जो है यहाँ पर जो हम डायग्राम बना रहे थे उसकी अपने बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर इसमें आगे जैसे क्या होता है कि ये आगे जाके ऐसे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा मेन जो ट्रैकिया है, ये दो ब्रोंकाई होते हैं। अब ये ध्रुव क्या करने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो ये आगे क्या होता है कि ये आगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये ब्रोंकाई होते हैं, मतलब ब्रोंकस होता है सिंगल वर्ड, और ये जो ट्यूब्स आगे जाती हैं इनको आप क्या है, ब्रोंकाई बोलते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें जो है ये मैंने आपको बताया था, ये पतली पतली कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं इसके। ठीक है, ये कार्टिलेज क्यों होता है, ताकि ये जो होता है ये क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। ये विंड पाइप है एक्चुअली। विंड पाइप को कोलैप्स करने से बचाता है। कोलैप्स मतलब चिपकने से बचाता है आपस में।
जैसे मान लो आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो, तो कोल्ड ड्रिंक अगर आप स्ट्रॉ से पी रहे हो तो स्ट्रॉ अगर बहुत पतली हुई ना तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर खींचने में दिक्कत आती है उसमें। कारण क्या होता है कि वो ना, फिर क्या होता है कि जैसे आप, जैसे ही जोर से आप उसमें से स्ट्रॉ से खींचते हो ना जैसे कोल्ड ड्रिंक को, तो वो स्ट्रॉ चिपक जाती है क्योंकि उससे वैक्यूम क्रिएट होता है। ऐसे ही हमारी जो विंड पाइप है, विंड पाइप में से जो है जो एयर है वो आती जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो हमारी विंड पाइप जो है कोलैप्स कर सकती है, चिपक सकती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए क्या होता है कि अब देखो ये चीज हमारे जो बॉडी में जो चेंज है, वो इसका यूज यही है कि जो है उससे क्या होता है कि हमारे ये जो विंड पाइप है चिपकता नहीं है। तो ये जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दीज प्रिवेंट दी ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, वॉल्स ऑफ ट्रैकिया या विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे जब आप जाते हैं तो इसमें ये जो है ये दो बन गए, ये होते हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं लंग्स। ठीक है, ये जो है आगे जो हमारे जो ब्रोंकाई हैं ये जाते हैं लंग्स के अंदर। दो पेयर ऑफ लंग्स इज देयर, दो लंग्स हैं हमारी, तो ये लंग्स में अंदर जाते हैं इस तरीके से। दीज आर द लंग्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये आगे जो है, ये आगे ब्रोंकिया है, फिर बहुत बारीक बारीक ब्रोंक्यूल्स, और फिर आगे क्या होता है कि ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, छोटे 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 पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है ना, ये आगे से आगे बहुत एक्सटेंसिव होता है, मैं तो खैर सिंबॉलिकली बना रहा हूं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोलाई। सैक लाइक छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये जो बट गया ये तो कहलाता है ब्रोंकस, दो ब्रोंकस बन जाते हैं, तो दो प्लूरल को आप ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये लंग्स हैं, और फिर ये एल्वियोलाई, ये होता है एल्वियोलाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि सारा का सारा ये जो सिस्टम होता है हमारा, ये जो है इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, और वासु, मैंने मना किया ना। ठीक है, तो ये जो होता है आपके पास, ये क्या होता है डायफ्राम, और जो है ओके, अनीशा अभी भी आवाज नहीं आ रही? बख्शदीप सर आ आवाज आ रही रही है। है? आ रही है ना, हाँ, पहले तो उस टाइम तो मैं बोल ही आराम से रहा था। तो अब ये क्या है कि जो है आप एक बात को समझें, डायफ्राम है, और ये सारा का सारा जो हमारा लंग्स वाला स्ट्रक्चर है ये रिब केज के अंदर होता है, पसलियां होती है ना हमारी जो, उसके बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द डायग्राम फॉर द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ये सारे के सारे जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहां से शुरू होते हैं। आप ये डायग्राम बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर इसमें रिब केज का है। रिब केज बेटा दिखाया नहीं अपन ने, सारी की सारी जो यूं समझ लो कि थोड़ा सा अंदाजा बताता हूं आपको। ये ना, ये ऐसे मतलब ये सारा का सारा जो हमारी लंग्स वाला हिस्सा है ना, ये रिब केज में होता है ऐसे। ये हमारी जो पसलियां होती है ना आगे, उसमें प्रोटेक्टेड रहता है ये रिब केज में। ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने बिल्कुल सिंपल करके डायग्राम बनाया, इतना अगर आप एग्जाम्स में बना देते हैं
तो इट्स वेरी गुड, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का आता है तो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके जो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पास, जैसे अगर अपने बात करें कि यहाँ पर ये जैसे ब्रोंकस है, ये आगे जब ये छोटे छोटे हिस्सों में और पाइप्स और छोटे छोटे पार्ट्स में जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो है, जो आपका लैरिंक्स होता है ये नेक के पास होता है, मगर यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने दिखाना नहीं है उसको, उसके बारे में मैं आपको वैसे डिटेल में बता दूंगा जो है, पर उसको स्ट्रक्चर में बनाकर दिखाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब ब्रीदिंग मैकेनिज्म से हमारा ज्यादा यहाँ पर है, वो वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा अब अपन क्या करते हैं, अब इसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट मैं स्लाइड लेता हूं, और इसमें जो थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर्स के बारे में जो जो बातें कोई मेन मेन याद रखने वाली हैं वो मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे जो है, सबसे पहले जैसे नेजल कैविटी के बारे में अपन बात करें, ठीक है, नेजल कैविटी के बारे में अपन बात करें तो उसमें क्या चीज आती है कि दी नेजल कैविटी is lined with ciliated, सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स को सीलिया बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे नोस्ट्रिल्स में छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, वो अपने जो है वो सीलिया कहलाते हैं, तो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो है ये बेसिकली जो है दिस फंक्शन टू फिल्टर एयर, मतलब एयर को फिल्टर करते हैं, एंड वार्मिंग और कूलिंग इनहेल्ड एयर। जो हम इनहेल करते हैं एयर, ज्यादा गर्म होती है तो उसको जो है ठंडा करते हैं, और ज्यादा ठंडी होती है तो थोड़ा सा उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। ऑल्सो क्या होता है, इसमें क्या चीज होती है कि ऑल्सो म्यूकस इज सिक्रीटेड, बताइए आपको, इन द नेजल कैविटी, लेकिन इसका फंक्शन होता है, नेजल कैविटी के अंदर इसका फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट्स dust particles from entering the respiratory tract, ठीक है। तो नेजल कैविटी जो है इट्स लाइंड विद सीलिएटेड जो है स्मॉल हेयर्स कॉल्ड सीलिया एपिथेलियल, दीस फंक्शंस टू फिल्टर एयर एंड वार्मिंग और कूलिंग इनहेल्ड एयर। Also mucus is secreted in nasal cavity, it prevents dust particles from entering the respiratory tract, respiratory tract में enter करने से रोकती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है, जो वो आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में तो ये तो खैर जस्ट एक जो है ओपनिंग होती है, तो फेरिंग्स के बारे में तो कुछ खास अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है जैसे जो एक आध बात अपने से लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जो होता है उसको आप वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल कहा जाता है। कुछ कुछ बातें जो मुझे बतानी है, मतलब ऐसे नहीं कि अपन ज्यादा इसमें जो है ना, इसमें बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है, उसके बाद ट्रैकिया और विंड पाइप जो नाम होता है वो तो मैं बता ही चुका। इसमें जो है ये अपन बात कर लेते हैं कि दी ट्रैकिया
या जिसको आप विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया और विंड पाइप दिशा नहीं, म्यूकस तो म्यूकस ही होता है, बट स्टमक में लाइनिंग, जो स्टमक लाइनिंग में और ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता उसके अंदर, ठीक। तो द ट्रैकिया और विंड पाइप जो है इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, ये सी शेप्ड जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं इसके ऊपर, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आज का जो कर लेंगे, आज तक का कर लेंगे, वो टेस्ट में कल करेंगे ही हम, वो तो बताइए आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे और तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, जो है बस इतना सही, जो मेन मेन बातें हैं इसके अंदर वही हम यहाँ पर इतनी हमें सीखनी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाँ जी बोलो। सर आपने हाँ, लास्ट वर्ड क्या लिखा है? कोलैप्सिंग, दोबारा ले देता हूं मैं। कोलैप्स करना मतलब चिपकना होता है या गिर जाना होता है ना, जैसे ऐसे। सो सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या है? कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज मैंने कल बताया था ना, जो अपन ने अभी डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम में ये था ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो मैंने स्पेशली हाईलाइट किया, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स में। तो एक कार्टिलेजिनस होते हैं रिंग्स, पूरे कंप्लीट रिंग नहीं होते, सी शेप्ड होते हैं, मतलब जैसे कोई ऐसे ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है। तो ये क्या होता है कि चारों तरफ से विंड पाइप की फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करके रखते हैं, और साथ में लेकिन क्या होता है, उसको चिपकने से भी रोकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है, ये ट्रैकिया जो होता है वो इस तरह से कोलैप्स होने से बचता रहता है, चिपकता नहीं है आपस में। ओके ओके सर। ओके, अब हम देखिए क्या है कि इसमें आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसीजर है वो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं अपने, इसमें क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं दी एक सेकेंड जरा, कोई एक तो मैंने हमेशा कहा बेटा अपने ना नाम से ही एंटर किया करो आप, उल्टे पुल्टे नाम से नहीं। अब ये पता नहीं लगता अब कौन है, मैं ऐसे एंट्री नहीं दे सकता फिर ग्रुप में। The mechanism of respiration includes 4 steps, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपकी आवाज क्या आ रही है? मेरी आवाज अब आ रही है, अब सही आ रही है, यस। ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। सबसे पहला होता है ब्रीदिंग, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, उसके बाद
इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। और चौथा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को जो है एक समरी में पहले हम देखते हैं और फिर जो है हम बात करेंगे उसके अंदर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, मैं नई स्लाइड ओपन करता हूं। ओके, तो अब देखिए क्या चीज आती है इसमें। अगर इसके ब्रीदिंग के मैकेनिज्म, सॉरी रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को अगर हम समराइज करें, ठीक है, तो इसको समराइज कैसे कर सकते हैं अपने एक डायग्राम से समराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए लंग्स में से एयर अंदर आई। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड खोल दो। लास्ट लाइन दोबारा लो। बस कर लो चेंज। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले इसमें अगर अपन बात करें तो ये एयर जो है, ये एयर लंग्स में आई। मतलब एक स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक मतलब जो जो अपने ये बात करें कि भाई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बात समझाने के लिए कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का रोल रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में वापस आता है और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ लंग्स से आगे जाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे एयर जो है लंग्स में आई तो लंग्स से ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन सबसे पहले ये जो लंग्स में प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या होगा आपका, ये ब्रीदिंग। यहाँ पर लंग्स में जो एयर आई, सबसे पहले इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोल दो ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रीदिंग से ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है ना। तो जब अंदर जाता है तो आप इस बात को समझें कि ये एक स्कीमेटिक डायग्राम से मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिर हमारे जो है एक्सचेंज होकर ये हमारे लंग्स में जाएगा और ब्लड में चला जाएगा वहां से। पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर समझना हो तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो ऑक्सीजन से यहां से शुरू करते हैं अपने। ये ऑक्सीजन जो है ये आते हुए ये कहाँ चला गया, अब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गया और ये क्या है, डिफ्यूजन हो गया है। यहाँ पर जो इस इंटरफेस पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया है, यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ठीक है ना, गैसेस डिफ्यूज होती हैं लंग्स और ब्लड के बीच में। तो ये जो है राघव अपना माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है, तो यहां से ये ऑक्सीजन चल पड़ती है। अभी ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ये ऑक्सीजन आगे चलेगी तो ये फाइनली ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती जा रही है, ये फाइनली जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती जा रही है। हाँ, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, कुछ ये बनाना ही है आपने। ठीक है, जो भी मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिखता हूँ वो जब मैं लिख सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, तो आपने भी बनाना ही है। ठीक है, तो अब क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये जो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्चुअली क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। दीज आर ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हैं। जो हमारी खून की नाड़ियां होती है ना, ब्लड वेसल्स, ये वो बनाई है मैंने।
तो जो है यहाँ पर जैसे बाहर जो लंग्स से अब डिफ्यूज होकर जो है ब्लड के अंदर चला गया ऑक्सीजन, तो अब ब्लड के अंदर जब चला गया तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड के अंदर जाने के बाद ये यहाँ पर अब ये चलता है, तो तीसरे स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। पहले तो एक्सचेंज हुआ, अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और फाइनली ये जो ऑक्सीजन है ये चलता हुआ जो है ये आगे आएगा, और ये जो है ऑक्सीजन अब ब्लड से कहाँ जाना चाहिए, ब्लड से जाना चाहिए टिश्यूज में, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, उनके अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। ये जो है जहाँ पर इसकी जरूरत है, आपको मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन बॉडी के एक एक सेल के अंदर होता है, तो ये टिश्यूज में चला जाएगा, यहाँ पर से जो एंटर करेगा ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, टिश्यू कह दीजिए, या आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। तो ये वहां पर ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गया। ऑक्सीजन अब क्या है कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अगेन यहाँ पर व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक्सचेंज हुआ है गैसेस का, कहाँ पर, अगर अपन यहाँ पर बात करें कि ये जो फोर्थ स्टेप है इसके अंदर क्या हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, मतलब ब्लड से सेल्स के अंदर चला गया है, ये जो गैसेस हैं ब्लड से सेल्स के अंदर चली गई हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, और फिर अब फाइनली क्या होता है इसके अंदर जो है, आप ये कह सकते हैं कि टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन होती है, सेल, टिश्यू या सेल एक ही चीज लेके चल रहे हैं अपने, सेल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और कुछ नहीं, तो टिश्यू रेस्पिरेशन यहाँ पर हो गया, तो ये ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, और ऑक्सीजन कंज्यूम होकर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन जो है कंज्यूम होकर क्या बन जाता है, वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और जो है जो एनर्जी होती है वो बॉडी यूज कर लेती है, ठीक है। हमने देखा ही था कल एरोबिक रेस्पिरेशन में मेन जो प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चल पड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब वापस एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में वापस जाता है, सेल्स से ब्लड में जाता है, फिर ब्लड में जाता हुआ फाइनली ब्लड वेसल्स से होता हुआ ये कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स होता हुआ फिर एक्सचेंज होता है इसका और वापस लंग्स में चला जाता है। इस तरीके से जो है रेस्पिरेशन का पूरा, अगर आप कहें कि एक समरी, ये समरी होती है पूरे पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस की, जिसमें ब्रीदिंग से लेकर टिश्यू रेस्पिरेशन तक का सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज दी समरी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज द समरी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ह्यूमन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की समरी है ये आप अपने पास बना लीजिए, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ आपके लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें जो आपने स्टार्टिंग से बताया था ना, ये एयर और लंग्स वाला, हाँ ब्रीदिंग वाला, हाँ। यहाँ बस इतना थोड़ा सा वापस बता दो। देखो ये तो क्या है, ये कोई स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, इसको ना स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं, जो आपको एक स्कीम समझा रहा होता है कि ओवरऑल हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ आपको ये स्कीम बताएगा भी एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, कि इसमें क्या है कि आप ये बता रहे हो कि कहाँ से क्या चीज आगे पीछे जा रही है, ठीक है। तो जैसे एयर जो है यहाँ पर आप देखोगे कि जो एयर जो है लंग्स में आती है सबसे पहले, ठीक है, एयर इन और एयर आउट लंग्स में एक्सचेंज होता है, तो यहाँ ब्रीदिंग होती है, ठीक है। तो ये एयर जो है ये लंग्स में आ गई, और ये इनहेल्ड एयर की बात करें तो उसका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करता है, अगर आपको पता, वो भी अपन बात करेंगे कि इनके कैरियर्स कौन होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो है हमारी लंग्स के इंटरनल वॉल्स में क्या होता है, छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। हाँ विकसित मैं टिश्यू वाले के भी बारे में धीरे धीरे सारी बातें बताता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर एंटर, जो है ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है ये ऑक्सीजन। फिर ब्लड क्या करता है, एक एक बॉडी के हर एक सेल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर जो है यहाँ सेल के अंदर ऑक्सीजन यूज होता है, जैसे हमने कल जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें क्या देखा था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो वाटर बॉडी रिटेन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी उसको चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब सेल से वापस ब्लड में जाती है,
और फिर जो है आपको पता है हमारी एक्सेल्ड एयर में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड काफी होती है, इनहेल्ड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एक्सेल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस ब्लड ही लेकर जाता है ना। जैसे अपने यहाँ से दिल्ली जाते हैं बस में, तो बस दिल्ली से यहाँ से दिल्ली जाती है या दिल्ली से वापस आती है, दोनों तरफ सवारियां लेकर आती है ना। वैसे ही हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो ब्लड ही होता है, ठीक है ना। तो ब्लड जो है इस तरह के ये कैरी करता है सारी चीजों को। धीरे धीरे मैं आपको सारा का सारा इलेबोरेट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर। एंड सर ये जो आपने ब्रीदिंग में ये ब्लैक कलर से जो बनाया है वो क्या है? ब्रीदिंग में तो नंबर 1 2 3 4 लेबल किया है बेटा, 1 2 3 4 5। नहीं सर वो नहीं, जहाँ हाँ, पर आपने एयर, लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, डब्बा ऑक्सीजन बनाया है। लिखा है उसके बाद एक। अच्छा ओके सर। और क्या, ये कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है, ये तो एक, ओके सर। हाँ, ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई नाक नहीं बनाई मैंने किसी की, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक एक करके हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो है सबसे पहले जैसे बात करें, जैसे ब्रीदिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है इसके अंदर वो आता है ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है उसको हम थोड़ा सा समझ लें। ये क्या होता है कि हमारी जो जो पूरी ये जो हमारी चेस्ट होती है ना, जो मतलब रिब केज के अंदर होती है, उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, थोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स बोलते हैं ना इस पोर्शन को हमारे शरीर के, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो थोरेक्स जो ये चेस्ट वाला पोर्शन होता है थोरेक्स कहलाता है। तो इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो इस मतलब जो खाली जगह है जिसके अंदर लंग्स हैं हमारी, उस हिस्से को आप थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो ब्रीदिंग जो है वो इसी तरीके से होती है कि जो है जैसे होता क्या है कि जैसे हमारा रिब केज होता है, ठीक है। आप एक बात को समझना, जैसे लंग्स है हमारी, लंग्स एक तरह के गुब्बारे जैसी हैं, ठीक है। आपको बनाने की जरूरत नहीं, एक बात समझो। और ये हमारे रिब केज के अंदर जो है, ये रिब केज के अंदर है, ठीक है, रिब केज के अंदर है ये, ऐसे लंग्स हमारी। तो अब क्या होता है, और नीचे क्या होता है, डायफ्राम। तो जब इनहेल करना होता है ना, तो ये क्या होता है, रिब केज पूरा नीचे दबता है और डायफ्राम ऐसे ऐसे ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने से क्या होता है कि डायफ्राम क्या करता है कि लंग्स को एक तरह से प्रेस करता है, दबाता है, जिससे लंग्स में से हवा जो है सारी निकल जाती है। तो ये एक्सेल हुआ। और जब इनहेल करना होता है तो क्या होता है कि जो रिब केज है ऊपर उठता है और डायफ्राम भी थोड़ा स्ट्रेटन अप हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, लंग्स को फैलने के लिए जगह मिलती है और जो है हम जो है इस तरह से इनहेल कर पाते हैं। तो जो है आप इसको शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डिटेल में नॉर्मली ऐसा कोई बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन आते नहीं है, तो थोड़ा समझ होनी चाहिए। तो मैं एक शॉर्ट में आपको लिखवा देता हूं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में लिखिएगा, इट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स। पहला, इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन होता है वैसे, वो इंस्पिरेशन तो दूसरा होता है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इनहेल करना होता है ना, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन की जब आप बात करते हैं तो क्या होता है कि ये एक तरह का, इसमें पैसिव प्रोसेस होता है। मतलब इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग जो है, मतलब एक्टिव प्रोसेस है, सॉरी, ये वाला वो एक्सपायरेशन पैसिव होगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, the diaphragm becomes straight,
and the rib cage also straightens up, थोड़ा सा सीधा हो जाता है, फूल जाता है, ये कह सकते हैं. Thereby allowing the lungs to increase their volume. ठीक है. दूसरा होता है एक्सपायरेशन. जब हमें, या मतलब आप ये कह दें कि एक्सेलेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं. ठीक है, मैंने बताया था आज भी 40 मिनट्स का ये लेक्चर एक बार, मतलब कल आपका टेस्ट है, फिर मंडे से जो है हम आगे इसको फिर अपने उसमें, मोस्ट वाली मंडे से हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे शिफ्ट हो जाने चाहिए. तो मैं जस्ट, मेरे पास जो है फाइबर कनेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ, वो लगते ही तो फिर हम उस पर चल पड़ेंगे. तो अभी एक बार 40 मिनट्स की आज क्लास ही लगाएंगे. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सेलेशन दी, सर जी बोलो. सर वो आपने क्लास लगाई थी सर, उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में सर भेज दो सर. कौन बोल रहे हैं? सर जतिन बोल रहा हूँ. कल अटेंड नहीं की थी क्या? नहीं सर. क्यों? सर कल ना सर हेडेक हो रहा था, मैं सो गया था. चलो देखता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास भेज दूंगा. ठीक है, भेज दूंगा. ठीक है ठीक है. सर. ड्यूरिंग एक्सेलेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो हमारी थोरेसिक कैविटी जो मैंने आपको बताया ना, जो वहां तो थोरेसिक कैविटी इनहेलेशन में, तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है इंक्रीज करनी होती है, मगर अब यहाँ पर जो है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी decreases as the diaphragm. ये टाइम आउट हो जाता है तो मैं लास्ट पेज की पिक अभी ग्रुप में शेयर कर लूंगा. ठीक है. As the diaphragm becomes dome shaped and rib cage compresses the lungs. इस तरीके से क्या होता है कि दबाव पड़ता है हमारे लंग्स पर, जिससे क्या होता है कि एयर जो है बाहर एक्सेल होती है. ठीक है. तो आज इतना ही करेंगे. कल यहाँ तक का टेस्ट की आप अच्छे से तैयारी कर लें. 4 o'clock मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, तो आपको जैसे टेस्ट का तरीका है वही अपने एक बार फॉलो करेंगे.